गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है अगस्त 5। तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूज़पेपर्स प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास आई है इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ हुआ है, दैट इज़ FATF मीट। अहेड ऑफ FATF मीट इंडिया टू हाईलाइट पाकिस्तान्स इन एक्शंस। FATF क्या है? FATF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दैट इज़ FATF। इसका मेन काम क्या होता है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये एक G7 जो G7 कंट्रीज हैं उनका एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इस टास्क फोर्स का काम क्या होता है FATF का, कि पॉलिसीज बनाना जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैक्ट कर सके, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये पॉलिसीज बनाती है और ये टेररिज्म फंडिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ भी पॉलिसीज बनाती है। इन 2001 इट्स मैंडेट। पहले तक क्या था कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूड था, लेकिन 2001 के बाद से इन्होंने टेररिज्म फंडिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ भी पॉलिसीज बनाना स्टार्ट कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़, FATF की दो लिस्ट आती हैं, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में कॉल फॉर एक्शन, यानी ब्लैक लिस्ट इनकी बहुत डेंजरस लिस्ट है। इसमें जो कंट्री का नेम आ जाता है फिर उस पर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। एंड FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें मॉनिटरिंग ज्यूरिडिक्शन होते हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, इट मीन्स उस पर अच्छे खासा मॉनिटरिंग होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे बट उतने नहीं जितने ब्लैक लिस्ट में होंगे। तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या ये सच में फाइनेंसिंग कर रहा है टेररिस्ट को, या ये अब कम कर दिया है या नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें ग्रे लिस्ट में होती हैं। FATF जो बनाता है, इनिशिएटिव किसका है? G7 कंट्रीज का है। इसकी भी हम बात करेंगे G7 कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, बट उससे पहले ये ध्यान रख लीजिए कि FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। एंड इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1989 में। तो दो चीज़ हमें याद रखनी है। G7 कंट्रीज की बात कर लेते हैं। देखिए G7 कंट्रीज कब फाउंड हुई थी? 1975 में। ये चीज़ याद रखनी है। ये G7, G20, FATF, इनका फाउंडेशन और इनका हेडक्वार्टर तो हमें याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब G7 जो कंट्रीज है इसके अंदर कौन सी 7 कंट्रीज आती हैं? 7 कंट्रीज हैं। पहली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसमें ना तो इंडिया है, ना तो इसमें चाइना है, ना इसमें रशिया है। ठीक है, अब इसका जो अभी सबमिट होने वाला था, क्वेश्चन आ सकता है कि G7 सबमिट 46 जो सबमिट है वो 2020 का कौन सी सिटी में होने वाला था? तो कैंप डेविड में होने वाला था, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, ये चीज़ हमने बता दी है। अब G7 के बाद देखिए एक आता है G8 कंट्रीज और एक आता है G20 कंट्रीज। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। G7 कंट्रीज तो आपने याद कर ली कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो 7 कंट्रीज हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी में। ये अकेले ही 7 कंट्रीज एवर 40% वर्ल्ड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, एंड ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। G8 कंट्रीज एंड G20 कंट्रीज देख लेते हैं। देखिए ये तो है हमारी G7 कंट्रीज। ठीक है, G8 अगर इसमें रशिया ऐड हो जाता है तो ये G8 कंट्रीज हो जाती है। रशिया इज G8 कंट्रीज। G8 कंट्री में रशिया भी आता है। एंड G20 कंट्रीज में ये कंट्रीज और ऐड हो जाती हैं, यानी ये जो 12 कंट्रीज हैं उसमें ये इंक्लूड हो जाती है। तो G20 में अपने पास हमारा इंडिया भी आता है एंड चाइना भी आता है G20 कंट्रीज में। ओके, तो G7 कंट्री का अभी जो सबमिट होना था, जो पोस्टपोन हो चुका है, वो बताइए कहाँ हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया। आप कमेंट वीडियो को बैक मत कीजिएगा, अभी आपको याद है कौन से कंट्री में होने वाला था, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़, उड़ीसा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है केज फिशिंग को। देखिए केज फिशिंग एक टर्म यूज हुआ है। केज फिशिंग क्या होता है? पहली बात तो उड़ीसा गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है? उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो इसलिए प्रमोट कर रही है बिकॉज डिमांड बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है फ्रेश वाटर फिशेस का स्टेट के अंदर, यानी साफ पानी में जो मछलियां होती हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया है कि वो केज फिशिंग को इनिशिएट करेंगे और उसमें काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो केज फिशिंग में इन्वॉल्व हैं उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप इंडिया में ही इंडिग्नियस स्पीसीज जो कि एक्वाकल्चर की हैं उनको जनरेट कीजिए, उनकी फार्मिंग कीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा है फॉर
हमारा कंट्री के लिए भी, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स को भी इसमें एक हेल्प मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं केज फिशिंग की। केज फिशिंग क्या चीज़ है? केज फिशिंग, ये देखिए, ये एग्जांपल फोटो में दिख रहा है, ये एक टाइप का कुछ केज लगाया होता है, एक सेटअप किया होता है, केज सेटअप, और ये मेन वाटर में ही किया होता है। जैसे ये देखिए, ये सी में ही किया है, या रिवर में किया हुआ, या सी में किया होगा, तो कहीं भी ये किया जा सकता है। और बड़ी बड़ी केजेस लगाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो नेचुरल करंट होता है, जो नेचुरल करंट है वाटर का, जैसे रिवर करंट है या सी में पानी है, तो उसका ही यूटिलाइज करके फिशेस को ऑक्सीजन एंड अदर नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं उनके ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये एक टाइप की केज फार्मिंग हो गई फिशेस के लिए। इसमें क्या दिया जाता है, जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्स है उसके अंदर ही केज लगाई जाती है। देखिए, ये फ्री फ्लोइंग वाटर है, इसके अंदर ही केज लगाई गई है। जो कुछ एक्स्ट्रा खाना दिया जाएगा वो बोट से वगैरह यहाँ ऊपर से दे दिया जाएगा। तो फिशिंग नेचुरल वाटर में किया जाता है, केज फिशिंग में। ठीक है, इस न्यूज में एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुई है, एक इंपॉर्टेंट नेम यूज हुआ है, हरिकुंड रिजर्वोयर। ठीक है, हरिकुंड रिजर्वोयर। तो हरिकुंड रिजर्वोयर काफी बड़ा रिजर्वोयर है, और ये हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से रिवर पे है, कौन से डैम पे है। तो जो हरिकुंड रिजर्वोयर है वो हरिकुंड डैम पे है। हरिकुंड डैम महानदी रिवर पे है, एंड ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये डैम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, ये सबसे बड़े मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट था ये हरिकुंड डैम। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। देखिए, हरिकुंड रिजर्वायर का भी नाम इसमें यूज हुआ है। हरिकुंड रिजर्वायर भी बहुत बड़ा रिजर्वायर है, और वहां पे केज फिशिंग स्टार्ट की जाएगी। तो हरिकुंड डैम कौन सी रिवर पे है? महानदी रिवर पे, एंड उड़ीसा स्टेट में है। नेक्स्ट न्यूज, ये एक अच्छी खबर है, और अभी जो आर्मी में परमानेंट कमीशंस में फीमेल कैंडिडेट्स को भी दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड है। इसमें बस एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो नया अब फीमेल कैंडिडेट्स को जो परमानेंट कमीशन मिलेगा, उसके लिए एक अलग से बोर्ड तैयार होगा। पहले तो एसएसबी का जो बोर्ड होता है वो एक डिफरेंट बोर्ड तैयार होगा फॉर फीमेल परमानेंट कमीशंस। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। देखिए, दिल्ली में एक स्मोक टावर सेटअप हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? आनंद विहार में हो रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ये स्मोक टावर है ये कौन सेटअप कर रहा है, ये इसका काम क्या है और कौन सेटअप कर रहा है? सबसे पहली बात, इसको आईआईटी मुंबई इसको सेटअप करेगा, टाटा के साथ मिलके, टाटा प्लांट के साथ मिलके टाटा फंडिंग करेगा इसको, एंड आईआईटी मुंबई इसको सेटअप करेगा। तो अगर ऑप्शंस में आईआईटी दिल्ली है, बिकॉज ये दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में सेटअप हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको आईआईटी दिल्ली सेटअप नहीं करेगा, इसको आईआईटी मुंबई सेटअप करेगा। ओके, स्मोक टावर। और इसका काम क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन से फाइट करना, यानी ये पूरा डेटा रखेगा अपने पास स्मोक टावर, और एयर पॉल्यूशन को कम करने का काम इस स्मोक टावर की मदद से किया जाएगा। एक दुखद घटना है, एक इब्राहिम अलकाजी जी का देहांत हो गया है, और ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है एनएसडी की। अगर एनएसडी आपको पता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसके ये एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं, और इनका बहुत ही सुंदर कार्यकाल है। अपने इतने लॉन्ग सर्विंग डायरेक्टर ये अभी तक के सबसे रह चुके हैं, और इनका एक काफ़ी बड़ा योगदान है इंडियन थिएटर में, इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा में काफ़ी बड़ा योगदान है। और ये एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए, इंडियन थिएटर के लिए एक दुखद घटना है। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इनका नेम पहले आप याद रख लीजिए, इब्राहिम अलकाजी। ये एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। ठीक है, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? पद्मश्री 1966 में इन्हें मिला है, पद्म भूषण 1991 में मिला है, और इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म विभूषण, वो 2010 में मिला है। तो ये 3 अवार्ड इन्हें मिले हैं। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिए इस न्यूज में से, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है? पद्म विभूषण। ठीक है, तो फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है ये बताइए आप। अभी हम इसको लास्ट मिनट बताएंगे आपको। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अदरवाइज हम लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल्स आज का द हिंदू में एक अच्छा आर्टिकल आया है, बाकी तो सारा राम हिंदू और राम जन्मभूमि में जो सारी चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल व्यू ज़्यादा है, बट एक ये लैंग्वेज ऑफ यूनिटी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए,
टू लैंग्वेज अभी तक चल रहा था, टू लैंग्वेज स्कीम या टू लैंग्वेज परफॉर्मा कहें हम, अभी तक एजुकेशन सिस्टम में था, बट अब जो 3 लैंग्वेज स्कीम स्टार्ट करी है तो उससे रिलेटेड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उससे रिलेटेड चीज़ें अच्छी हैं इसमें लैंग्वेज पॉलिसीज़ को लेकर के। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। इससे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखिए, फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, ठीक है, ये हमें याद रखना है। भारत रत्न होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो किसी इंडियन को दिया जा सकता है। सेकंड होता है पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, ये याद रखिएगा, विभूषण है, नॉट पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ओके, तो ये दोनों चीज हमें याद रखनी है। तो जो इब्राहिम अलकाजी जी थे, इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका था, पद्म विभूषण, एंड पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अभी हम करेंटली सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स पे कैसे, अगर आपका कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और आपको जानना है तो हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज अभी हमारा जो मेन फोकस है वो न्यूज़पेपर एनालिसिस पे है। हम लोग ये मानते हैं कि न्यूज़पेपर ही एक बहुत बड़ा माध्यम होता है किसी जानकारी को लेने का। तो आप न्यूज़पेपर डिस्कशन देखा कीजिए, जरूरी नहीं हमारा देखिए, किसी का भी देखिए, आप खुद न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके बाद डिस्कशन देखिए, व्यूज़ देखने को मिलते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि वो क्या सोचता है सेम न्यूज़ के बारे में। तो आप प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर डिस्कशन देखिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 3 न्यूज़पेपर, एक हिंदी रीजनल न्यूज़पेपर और एक बिजनेस और एक नॉर्मल न्यूज़पेपर को डेली रीड करा कीजिए। आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा हर एग्जाम से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।